हेलो एवरीवन, वेलकम टू द म्यूजिक थ्योरी क्लासेस बाय राहुल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आपका केवीएस का रिजल्ट जो है आने वाला है। एक दो दिन में आपका केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा। आपके नेट की आंसर की आ चुकी है, तो आपने देख लिया होगा सारा कि कितने किसके कितने नंबर बन रहे हैं, कौन क्वालिफाई कर सकता है, कौन क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो जो नहीं कर सकते हैं, जिसका हो जाता है बेस्ट है, जिसका नहीं होता है वो दिसंबर वाली की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे। ठीक है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं ताल के 10 प्राण के बारे में। ठीक है। देखो, प्राचीन परंपरा से ही ताल जो है चली आ रही है। नाट्य शास्त्र और आपका जो संगीत रत्नाकर है, नाट्य शास्त्र के 31वें अध्याय में और संगीत रत्नाकर के 5वां जो अध्याय है, ताल अध्ययन जो जिसका है, उसमें ताल के बारे में बताया गया है। ठीक है। ताल होती कितनी थी? प्राचीन काल में 5 मार्ग ताल होती थी। ठीक है। मार्ग ताल की बात करें तो 5 होती थी आपकी, और ये प्राचीन से लेकर आज तक 5 ही है। इनकी संख्या और नाम में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, सभी विद्वानों ने एक जैसी मानी। ठीक है। 5 मार्ग ताल थी। देसी ताल की बात करें तो वो अलग अलग है। ठीक है। देसी ताल वो होती है जो हमारे देसी संगीत में यूज की जाती है। देसी ताल से क्वेश्चन आपके आते हैं तो शारंग देव जी की देसी ताल जो है कई बार पूछी जाती है कि शारंग देव जी ने देसी कितनी तालें बताई थी। देसी ताल तो शारंग देव जी ने बताई थी 120 ताल। सारंग जी ने मार्गताल सभी ने 5 बताई हैं, तो उन्होंने बताई थी 5 मार्गताल, 5 120 ताल। कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि शारंग देव ने कुल कितनी तालें बताई थी। कुल तो कुल हो जाएगा आपका 125। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कहीं आप 120 लगा के आ जाओ। ठीक है। 120 उन्होंने देसी ताल बताई थी, 5 मार्ग ताल बताई थी, टोटल हो गई 125 ताल आपकी जो है संगीत रत्नाकर में बताई गई थी। क्लियर है। और आपके सोमनाथ जी हैं जिन्होंने 108 ताल बताई थी देसी ताल। सोमनाथ जी ने क्या बताई थी? 108 देसी तालें आपकी बताई थी। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताल के 10 प्राण। ठीक है। ये काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला और लय, ये आपका लक्षण गीत है जो एज इट इज श्लोक है आपका, जो ताल के 10 प्राण में होता है। यति प्रस्तार श्रुति ताल प्राणा 10 स्मृता। ठीक है। ये आपका संस्कृत का श्लोक है जो आपके ताल के 10 प्राणों के बारे में बताता है। ताल के 10 प्राण कौन से हैं? काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार। ये क्या है? आपके ताल के 10 प्राण हैं। इनके बारे में कहाँ बताया गया है प्राणों के बारे में? नारद के जो ग्रंथ है संगीत ग्रंथ, उसके बारे में 10 प्राणों के व्यवस्थित रूप में बताया गया है। क्लियर। अब इन 10 प्राणों से क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है यति से। अगर मान लो प्राण से क्वेश्चन आते हैं तो 90% आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यति से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसको भी देखते हैं, आसान तरीके से समझाएंगे बिल्कुल, यहीं पे समझ जाओगे, कोई बाद में रटने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब ये जो प्राण है इनको सीरीज में याद करना जरूरी है, इनके नाम याद करने जरूरी है। ठीक है। अभी जो आपका केवीएस का पेपर हुआ था, जो टायर 2 हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि ताल के 10 प्राण लिखो, ताल के 10 प्राण के नाम लिखो। ठीक है। तो ये 10 नाम आपको याद करने ही करने। क्लियर है। क्योंकि आप देखो, पेपर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनका पैटर्न जो है चेंज होता जा रहा है। ठीक है। हर एक जो पेपर है जहाँ पे म्यूजिक की वैकेंसी आती है, सभी में 3 टायर कर दिया, प्री, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। 3 टायर में आपके एग्जाम्स होने लगे हैं, तो सब्जेक्टिव वहां पे आने लगा। तो सब्जेक्टिव में आपको सारे के सारे जो है नाम है वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि केवीएस में अभी ये क्वेश्चन आया था कि ताल के 10 जो प्राण है उनके नाम है। क्लियर। तो चलिए पहला प्राण देखते हैं। पहला है काल। काल क्या होता है? समय को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। भाई ताल में कितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? काल। कैसे जैसे नॉर्मली काल होता है भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है, वर्तमान काल। तो काल का मतलब होता है समय को मापने की इकाई। काल कितने समय की है इसको जो नापता है वो क्या 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 कहलाता है? काल। ठीक है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म समय की इकाइयां आती हैं, वो इकाइयां जो ताल में यूज की जाती हैं, वो यूनिट्स जो आपकी ताल परंपरा में यूज की जाती है। क्या क्या है? क्षण है, लव है, काष्ठा है, निमेश है, कला है, काष्ठा। ठीक है। इनके बारे में किसने बताया है? इनके बारे में भरत जी ने बताया। भरत का ग्रंथ का क्या नाम था? नाट्य शास्त्र।
31वां जो उनका अध्याय था, उन उसमें ताल का वर्णन है, उसमें ताल के बारे में बताया गया है। क्लियर है। दूसरा है आपका मार्ग। मार्ग क्या है, जैसे मार्ग से पता चलता है, मार्ग क्या होता है, रास्ता। तो मतलब आपका कोई भी ताल है, उसकी पहली मात्रा से लेकर आखिरी मात्रा तक के जो बीच का जो मार्ग होता है, बीच की दूरी होती है या उसकी लंबाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं। क्लियर। यानी ताल की कुल लंबाई को जो सूचित करता है उसको क्या बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं। अब इसके चार भेद हैं, चार भेद हैं, ध्रुव, चित्र, वार्तिक, दक्षिण। ध्रुव कितनी मात्रा को होता है, मात्राओं के अकॉर्डिंग होता है। ध्रुव 1 मात्रा का, चित्र 2 मात्रा का, वार्तिक 4 मात्रा का, और दक्षिण क्या है, 8 मात्रा का। ये क्या है, ये छोटे से बड़े तक अपने आप से दुगने होते हैं। ध्रुव से 2 गुना क्या है, चित्र, चित्र से 2 गुना क्या है, वार्तिक, वार्तिक से 2 गुना क्या है, दक्षिण। क्लियर। चार प्रकार के आपके मार्ग होते हैं, आपके रास्ते होते हैं, जो टोटल लंबाई किसी भी ताल की जो लंबाई मानी है वो 4 प्रकार की मानी, 1 मात्रा की, 2 मात्रा की, 4 मात्रा की, 8 मात्रा की। क्लियर। ध्रुव, चित्र, वार्तिक, दक्षिण। अब ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। भरत ने केवल 3 ही मार्ग के बारे में बताया था, चित्र, वार्तिक, दक्षिण। ध्रुव किसने ऐड किया, ध्रुव किया है सारंग देव जी ने, जब जाके 4 हुए। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नाट्य शास्त्र में कितने मार्ग बताए गए हैं, नाट्य शास्त्र में 3 मार्ग बताए गए हैं। नाम भी पूछ सकता है, चित्र, वार्तिक और दक्षिण। क्लियर है। मानसोल्लास है, उसमें जो आपका ध्रुव मार्ग, जो चौथा मार्ग ऐड किया था, उसके स्थान पर चित्रतर नाम लिया गया है। संगीत चूड़ामणि में 6 मार्ग बताए हैं, संगीत दर्पण में 12 मार्ग बताए गए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके भरत जी के और शारंग देव जी के हैं, वही आपने याद रखना। ठीक है। भरत ने ध्रुव को ऐड किया था, सॉरी, भरत ने ध्रुव को नहीं रखा था, शारंग देव जी ने ध्रुव को ऐड किया था। इनकी मात्रा याद रखनी है, ध्रुव की 1, चित्र की 2, वर्तिक की 4 और दक्षिण की 8। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्रिया। क्रिया क्या होता है, ताल की जब मात्राओं को हम गिनते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्लियर। जब ताल की मात्राओं को हाथ से गिनते हैं तो क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है, सशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया। सशब्द क्रिया का मतलब है जब हम मात्राओं को गिनते हुए आवाज करते हैं, चाहे वो ताली बजा के करते हैं, किसी भी प्रकार से आवाज करते हैं, जब भी आवाज उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं सशब्द क्रिया। जब चुपचाप इशारों में गिनते हैं कि भाई 1 मात्रा, 2, 3, 4, ऐसे चुपचाप इशारे करके जब गिनते हैं मात्राओं को, उसको बोलते हैं निशब्द क्रिया। छोटी छोटी बात है। ठीक है। अगर अगर मात्राएं गिनते वक्त ताली वगैरह बजाएंगे, आवाज करेंगे तो सशब्द क्रिया, चुपचाप गिनेंगे तो निशब्द क्रिया। अब ये क्रिया टोटल कितनी होती है, क्रिया टोटल होती है 8 प्रकार की, जिसमें से क्या है, 4 आपकी सशब्द क्रिया होती है, 4 आपकी निशब्द क्रिया होती है। नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि फला कोई भी आपको क्रिया दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा ये कौन सी क्रिया, सशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया, या ऊपर आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से सशब्द क्रिया कौन सी। ठीक है। तो सशब्द क्रिया में क्या है, ध्रुवा, सम्मा, ताल, सन्निपात। ध्रुवा, सम्या, ताल, सन्निपात सशब्द क्रिया में है। निशब्द में क्या है, अवाप, निष्काम, विपेक्ष, प्रवेशा। ठीक है। मतलब देखो, याद करने की ट्रिक क्या है, जो निकलने वाले है। निशब्द में क्या है, निशब्द में वो क्रियाएं हैं जिनके नाम किससे रिलेटेड है, एग्जिट से रिलेटेड है। आवाप, निष्क्राम, विपेक्ष, प्रवेशक एंट्री है। तो जिससे एंट्री एग्जिट के जो शब्द, जो मूलक है, ठीक है, कि उनसे मिलते जुलते हैं, वो किससे आएंगे, वो निशब्द क्रिया में आएंगे। अगर आपको तुक्का लगाना है पेपर में बैठ के, ठीक है, प्रॉपर याद नाम याद नहीं है, तो आप ऐसे शब्द देखो, ठीक है, जिनका जो एग्जिट से थोड़ा सा रिलेटेड करते हैं। ठीक है। तो अवाप, निष्क्राम, विपेक्ष, प्रवेशक, ठीक है, ये क्या है आपकी निशब्द क्रिया। क्लियर। संगीत रत्नाकर में 8 क्रियाओं के बारे में बताया गया है। दतिल मुनि ने, अब ये इंपॉर्टेंट है, दतिल कौन थे, दतिल थे भरत के पुत्र थे, भरत के पुत्र दतिल थे। दतिल ने 7 क्रियाएं मानी है। दतिल ने ध्रुवा क्रिया को नहीं लिया है। भाई दतिल बोले कि मेरे पिताजी ने भी ध्रुवा क्रिया को नहीं लिया था, तो मैं भी ध्रुवा क्रिया को नहीं लूंगा। सॉरी, उन्होंने मार्ग में ध्रुव को नहीं लिया था, ध्रुवा को नहीं लिया था, तो मैं भी क्रिया में ये शब्द नहीं लूंगा, ध्रुवा क्रिया नहीं लूंगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 क्रियाएं मानी है मार्ग संगीत में। देशी क्रिया, मार्ग क्रिया, ये जो सारी है, ये आपकी मार्ग क्रिया। ठीक है।
मार्ग तालों की मार्ग क्रिया है। देशी क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? देशी क्रिया में भी टोटल कितनी होती है? टोटल तो आपकी 8 ही क्रियाएं होती हैं, लेकिन देशी में सशब्द क्रिया में केवल एक ही आता है, ध्रुवा, और बाकी जो बची हुई वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है आपकी निःशब्द क्रिया के अंतर्गत। क्लियर? टोटल आपकी 8 ही क्रियाएं होती हैं। ताली अगर बजा के आवाज निकाल के मात्राओं को गिनते हो तो सशब्द, चुपचाप मात्राओं को गिनते हो तो निशब्द। 8 क्रियाएं: ध्रुवा, सम्मा, ताल, सन्निपात, अवाप, निष्काम, विपेक्ष, प्रवेश। यही 8 क्रिया हैं। मार्ग में चार चार बट जाती हैं। देशी क्रियाओं की जब बात करते हैं तो ये अकेली एक ध्रुवा जो क्रिया है वो सशब्द क्रिया के अंतर्गत रहेगी, बाकी सारे निशब्द के अंतर्गत चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अंग। अंग क्या होते हैं? 6 प्रकार के आपके देशी क्रियाओं के, देशी तालों के अंग बताए गए थे, जो आपके दक्षिणी तालों में भी यूज होते हैं। दक्षिण की जो ताल परंपरा है, दक्षिण में कौन सी ताल परंपरा है आज के टाइम पे? सप्त तालम ताल पद्धति आज के टाइम पे फेमस है। इनको बनाया किसने था? इनको बनाया था पुरंदर विठल ने, जिनको पितामह बोला जाता है, ताल का पितामह। ठीक है, पुरंदर दास जी ने, जिनका उपनाम है पुरंदर विठल, जिनको आदि गुरु भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे उनको उनके नाम है। आदि गुरु बोला जाता है, पितामह बोला जाता है। ठीक है, ताल के जनक बोला जाता है, संगीत, कर्नाटकी संगीत के जनक और ताल के दोनों के जनक बोला जाता है। ठीक है, तो ये उनके उपनाम है। चलिए, पुरंदर दास जी के, उन्होंने क्या बताए थे? उन्होंने शब्द तालम पद्धति दी थी, जो आज भी दक्षिणी संगीत में प्रचलित है। ठीक है, तो उसमें क्या है? उसमें 6 अंग हैं। ताल के अलग अलग भाग जो होते हैं उसको अंग बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार उत्तरी ताल पद्धति में विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उस प्रकार वहां पे अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है, एक अंग मतलब एक विभाग। 6 अंग कौन कौन से हैं? 6 अंग देखते हैं। अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद। अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं? यहाँ से या तो आपसे साइन पूछ लिया जाएगा कि भाई इसका साइन क्या है, चिन्ह क्या है, या आप से इससे मात्रा पूछ ली जाएगी। जैसे आपका जब पिछला केवीएस का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि काकपद का मात्रा काल कितना है, काकपद कितने मात्रा काल का है, तो उसका आंसर था 16। याद कैसे रखें? आपको बस ये सीरीज याद रखनी है, अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद। चिन्ह और मात्रा हम याद करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले लो द्रुत। द्रुत क्या होता है? द्रुत के इक्वल टू है 0। द्रुत का मान है 0, साइन है 0। अणुद्रुत मतलब उससे भी छोटी, मतलब 0 का आधा कर दो, आधी 0। ये जो है इसमें यू बनाया हुआ है, क्योंकि टाइपिंग में ये साइन मिलते नहीं है, इसलिए यू, ये आधा 0 ही है। ठीक है, तो आ गया अणुद्रुत है आधी 0, द्रुत है 0। लघु क्या है? 0 के आगे स्टार्ट कर दो फिर। अणुद्रुत आधी 0, 0, 0 से आगे क्या आता है? 1 आता है। एक खड़ी रेखा क्या आएगी आपकी? लघु। ये इसमें आई लिखा हुआ है भाई, ये नहीं आएगा, खाली उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। ऐसे जब लिखा जाता है तो क्या होता है आपका? खड़ी, एक सिंपल खड़ी रेखा, लघु। एक हो गया लघु। गुरु क्या है? एक के बाद क्या आता है? दो। दो को नॉर्मली ऐसे लिखते हैं हम, दो को ऐसे लिखते हैं, इसको उल्टा कर दो, सा बना दो, ऐस बना दो इसका, तो ये हो गया गुरु का साइन। दो के बाद क्या आता है? 3, ये हो गया प्लुत का साइन। 3, 3 के नीचे थोड़ी सी डंडी इसको बढ़ा दो, थोड़ी सी, जो ये 3 है इसके नीचे जो डंडी है इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक है, काकपद है। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 को कैसे लिखते हैं? 4 को ऐसे लिखते हैं, तो 4 के अंदर भी क्या है? प्लस का साइन है, तो काकपद का क्या साइन है? प्लस का काकपद का साइन। क्लियर? 6 अंगों के सिंपली सिंपली साइन क्लियर। पहले आधी 0, पहले आधी 0, फिर पूरी 0, फिर 1, फिर 2 उल्टा, फिर 3 और 4। 4 का प्लस का, 0, आधी 0, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर? ट्रिक याद हो गई। अभी मात्रा काल कैसे याद करेंगे? ऊपर से स्टार्ट कर लो। ठीक है, इसका क्या होता है? 1, इसका क्या है? 2। अब अणुद्रुत 1 है तो अणुद्रुत से 2 गुना द्रुत होगा, उससे दुगना है तो ये हो जाएगा द्रुत में 2। यहां से 4 की टेबल स्टार्ट कर दो, लघु से 4 की टेबल स्टार्ट कर दो बस। ठीक है, यहां से 4 की टेबल स्टार्ट कर दो, 4, 8, 12, 16। क्लियर? अणुद्रुत 1, द्रुत 2, उसके बाद 4 की टेबल स्टार्ट कर दो, 4, 8, 12 और 16। हो गए आपको, साइन भी याद हो गई, मात्रा काल भी याद हो गई। अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद।
साइन आएंगे, पहले आधी जीरो, पूरी जीरो, एक, दो का उल्टा बना दो एस, तीन, और फिर चार का प्लस का। क्लियर? ये हो गए साइन। मात्रा काल में जाएंगे तो एक, दो, फिर चार की टेबल शुरू कर दो, चार, आठ, बारह, सोलह। चलिए, अब जो इसमें एक इंपॉर्टेंट है चीज है लघु की वैल्यू। लघु की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो अकेले एक ये लघु अंग ऐसा है जिसकी जो है वैल्यू, जो मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है। और वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है? वो घटती बढ़ती है जाति के अकॉर्डिंग, कि भाई ताल की कितनी जाति है, ताल की कौन सी जाति है। ताल में 5 जातियां होती हैं। त्रिश जाति का है उसकी वैल्यू, लघु की वैल्यू 3 हो जाएगी, चतुर जाति का 4 हो जाएगी, खंड जाति है 5 हो जाएगी, मिश्र जाति है तो 7 हो जाएगी, और संकीर्ण जाति है तो 9 हो जाएगी। चलिए, मतलब अलग अलग जाति में उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, अलग अलग होगी जाति के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर देखो, अगर स्पेशली क्वेश्चन में आपको जाति दी हुई है कि भाई फला जाति फला ताल, तो आपको जाति के अकॉर्डिंग लघु की वैल्यू माननी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जाति नहीं दी जाती, सीधा या तो सीधा लघु का मान पूछ लिया कि भाई लघु का मान क्या होता है दक्षिणी संगीत में, या सीधा पूछ लिया कि भाई मान लो जैसे ध्रुवा ताल है, रूपक ताल है, जप ताल है, मठ ताल है, ठीक है, कुछ किसी में भी पूछ लिया कि भाई मठ ताल में मात्राएं कितनी होंगी, जाति नहीं बताई। तो जब भी आपकी जाति स्पेशली मेंशन नहीं हो तो हमेशा जाति क्या रखनी है, चतुर्थ रखनी है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा उसकी वैल्यू क्या रखनी है, नॉर्मली 4 रखनी है। अगर जाति दे रखी है स्पेशली तो उस जाति के अकॉर्डिंग, अगर जाति नहीं दे रखी तो हमेशा क्या माननी है, चतुर्थ जाति माननी है। क्लियर? ये थे आपके अंक। नेक्स्ट है आपकी ग्रह। ग्रह क्या होता है, जैसे राग के 10 उसमें 10 लक्षणों में ग्रह क्या होता है, जिस स्वर से राग का स्टार्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रह स्वर बोलते हैं। वैसे ही जिस मात्रा से गीत या गत का प्रारंभ होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। जिस भी मात्रा से, अगर देखो ताल या तो गीत में बजाई जाएगी या गत में बजाई जाएगी, ठीक है, या गायन के साथ बजेगी, वादन के साथ तो बजती है, या नृत्य के साथ बजती है आपकी, ठीक है, या तो सोलो वादन होगा तो गत बजाई जाएगी, गायन के साथ बजाएंगे तो आपका गीत बजाया जाएगा, नृत्य के साथ भी गत बजाई जाती है, इंस्ट्रूमेंटल गत बजती है, ठीक है। तो जिस भी मात्रा से आपकी गीत या गत की स्टार्टिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। चाहे वो आपको पहली मात्रा से उठे, पांचवें से उठे, 13वीं से उठे, 16वीं से उठे, 12वीं से उठे, तो ताल के ऊपर है। चलिए, जिस भी मात्रा से उठता है उसको ग्रह बोलते हैं। विद्वानों ने क्या है, ग्रह के स्थान पर पानी शब्द का प्रयोग किया है प्राचीन काल में। 3 प्रकार के आपके पानी माने हैं, समपानी, अवपानी, ऊपरी पानी। समपानी क्या होता है, जो वाद्य वादन के साथ साथ चले, ठीक है, एक साथ आपका मतलब एक ही मात्रा से वादन स्टार्ट हुआ, एक ही मात्रा से गायन स्टार्ट हुआ, एक साथ जब सारी चीजें स्टार्ट हुई, समपानी। अवपानी क्या होता है, लय प्रारंभ करने करने पर उसके पीछे चलता है। पहले जो आपका वादक है, तबला वादक, मृदंग वादक, जो भी ताल दे रहा है, उसने पहले ताल दिखाई आपको, एक आवर्तन उसने पहले लय दिखाई, फिर उस लय में आपने गायन स्टार्ट किया, गीत स्टार्ट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, अवपानी। ठीक है। ऊपरी पानी क्या होता है, जो लय के आगे हो, मतलब अब उसमें गाने वाला लय दिखाएगा, जैसे नॉर्मली होता है भाई, गाने वाले ने गाना स्टार्ट किया, सम आने पर तबले वाले ने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। नॉर्मली आज के टाइम पे ऐसा ही होता है, पहले हम बंदी स्टार्ट करते हैं, हम लय, गाने वाला लय देता है, ठीक है, उसके बाद सम से लय पकड़कर सम से आपका तबला स्टार्ट हो जाता है, ऐसा ही होता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊपरी पानी। चलिए, 3 प्रकार के पानी थे, एक साथ चले सम पानी, पहले लय दिखा दी जाए तो अव पानी, लय बाद में, ताल बाद में स्टार्ट हो तो उसको बोलते हैं ऊपरी पानी। चलिए, अब इस पानी को कलांतर में क्या बोला जाता है, जो आज तक जाते जाते इसके 4 भाग हो गए, ठीक है, ग्रह के सम ग्रह, विषम ग्रह, अतीत ग्रह, अनागत ग्रह, ये 4 प्रकार बन गए कालांतर में। टाइम टू टाइम चेंज होते होते पहले जो पानी जिसको बोलते थे 3 प्रकार थे, प्रेजेंट तक आते आते वो 4 प्रकार हो गए। सम पानी क्या होता है, जब गीत और ताल एक साथ सम से स्टार्ट हो तो क्या बोलते हैं, सम पानी, मतलब एक साथ स्टार्ट हो। अतीत, सम बीत जाने के बाद गीत स्टार्ट होता है, सम पहले चला गया, सम पहले चला गया मतलब पहले लह दे दी, बात वही है। सम सम पहले जाएगा मतलब पहले तबला बजेगा, अगर पहले सम जा रहा है इसका मतलब तबला पहले बज रहा है, तो इस तबला पहले बज रहा है तो लय पहले दी जा रही है, ठीक है, तो लय पहले दे दी, गीत बाद में स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, अतीत। अनागत क्या होता है, सम आने से ठीक पहले गीत शुरू हो जाए, बात वही है, गायक ने पहले गीत स्टार्ट कर दिया, सम बाद में आ रहा है, ठीक है, मतलब तबला या कोई भी ताल का जो भी वाद्य है वो बजने से पहले अगर गीत बजाया जा रहा है, गीत पहले है, तबला बाद में है, वही बात है।
ठीक है, तो उसको आज के टाइम पे ग्रह में क्या बोलते हैं, अनागत ग्रह। और अगर दोनों का मिश्रण किया जाए, कर दिया जाए, अतीत और अनागत का मिश्रण कर दिया जाए, ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए, तो क्या बोलते हैं, क्या बनता है, विषम ग्रह बनता है। चलिए, चीजें वही है, नाम बदल दिए गए हैं बस, ठीक है। थोड़ा सा आसान तरीके से अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो वही चीजें हैं बस, ठीक है। कालांतर में बढ़ते टाइम टू टाइम उनको नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं। चलिए, नेक्स्ट है आपकी जाति। जाति बता दी, बोलो कि रचना जितने जितने अक्षरों में हुई है उसको क्या बोलते हैं, उसको जाति बोलते हैं। 5 आपकी जाति हुई है, जिन जातियों पर क्या डिपेंड करता है, आपकी लघु अंग की मात्रा डिपेंड करती है, ठीक है। और दक्षिणी संगीत में आज भी ऐसा ही होता है, सप्त तालम जो पद्धति होनी चाहिए उनमें आज भी ऐसा ही होता है। चलिए, तो 5 आपकी जाति है। पहले त्रिश जाति, जिसमें 3 मात्राएं होती हैं। चतुर्थ जाति में 4 मात्रा, 4 मात्रा मतलब लघु की 4 मात्रा होती है। खंड में 5 होती है, मिश्र में 7 होती है, संकीर्ण में 9 होती है। 5 जातियों के नाम और उनकी मात्रा काल आपको याद रखना है। चतुर्थ और त्रिश का तो वैसे ही पता चल जाएगा, 3 में 3, 4 में 4, खंड में 5, मिश्र में 7, संकीर्ण में 9। क्लियर, खंड मिश्र संकीर्ण 5 7 में, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब बता दिया कर्नाटक की जो 35 तालें हैं वो इन्हीं से ही रचना होती है। चलिए, चतुर्थ जाति की ताल सम संख्यावाचक अथवा 2 4 8 मात्राओं खंडों की होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, युग्म ताल कहलाती है। मतलब इवन नंबर्स की होती है चतुर्थ जाति की ताल, तो उसको क्या बोलते हैं, युग्म बोला जाता है। त्रिश जाति की जो ताल है वो ओड नंबर की होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। चलिए, चलिए, नेक्स्ट है आपकी कला। कला क्या होती है, ताल में काल की इकाई, जो काल हमने माना था, समय माना था, उसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, उस काल की यूनिट को क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। उल्ट मतलब मिलता जुलता है काल और कला, ठीक है। तो जो समय होता है उसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, ठीक है। ताल के काल को व्यवस्थित एवं विभाजित करने वाली काल इकाई मापन व्यवस्था कला कह जाती है। मतलब ताल के काल को, मतलब ताल के टोटल टाइम को जो व्यवस्थित करती है और विभाजित करने वाली जो यूनिट होती है, ठीक है, जो ऐसा यूनिट होती है उसकी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कला। क्लियर, उसके बाद है लय। लय आपको पता है, ठीक है। 3 तरीके की लय होती है, नॉर्मली नॉर्मली विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित, मध्य और द्रुत, ठीक है। प्राचीन काल में बात की जाए तो जैसे लघु अक्षरों पर ही डिपेंड थी, क छ ट त प, ठीक है। क छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प वर्ग, क च ट त प, ये क्या थे आपके, इनके आगे आगे वर्ण थे। टोटल कितने थे, 25 जो आपके क्या थे, स्पर्श व्यंजन थे। इन स्पर्श व्यंजन के जो लघु अक्षर, मतलब ये पहले पहले अक्षर, इनके अकॉर्डिंग बताया गया था। भाई 5 लघु अक्षर को, इन 5 अक्षरों को गाने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, द्रुत बोलेंगे, ठीक है। कि भाई 5 अक्षर को गाने में जितना टाइम लग रहा, मान लो इतना टाइम लग रहा, 5 सेकंड लग रहे हैं, ट च ट त प, तो इस गति को क्या बोलेंगे, विलंबित बोलेंगे, प्राचीन काल में जो बताया गया। अगर 10 लघु अक्षरों को गाने में जितना टाइम लगता है उसको मंद्या बोलेंगे, और 20 लघु अक्षरों को गाने में जितना टाइम लगता है उसको द्रुत ताल बोलेंगे, द्रुत लय बोलेंगे, ठीक है। तो 3 आपकी लय मानी गई थी, विलंबित, मध्य और द्रुत। चलिए, अब है इंपॉर्टेंट यति। ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। यति क्या होता है कि जो आपकी जो 3 लय है उनको डिजाइन कैसे किया गया है, ठीक है, उनको स्ट्रक्चर्ड कैसे किया गया, क्या 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 उसमें पैटर्न बनाए गए, लय के साथ जब खेला जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। क्लियर, मतलब लय के चाल क्रम या लय के प्रयोग विधि को क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। चाल क्रम मतलब लय का अलग अलग यूज किया जाता है, भाई पहले मध्य ले ली, फिर विलंबित ले ली, फिर द्रुत ले ली, तो अलग प्रकार की यति बन गई। पहले द्रुत, फिर विलंबित, फिर मध्य, अलग, तीनों समान ही ले लिए, मध्य 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 ही ले लिए, फिर द्रुत 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 ले लिए, तो अलग। तो जब लय से खेलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। लय के जो पैटर्न सेट किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। अब यति कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की यति यति मानी गई है। समा, स्त्रोतगता, मृदंगा, पिपीलिका और गोपुच्छा। समा, स्त्रोतगता, मृदंगा, पिपीलिका, गोपुच्छा। अब ये जो 5 हैं, प्राचीन काल में कितनी थी, 3 ही मानी जाती थी भाई, समा, स्त्रोतगता और गोपुच्छा। प्राचीन काल में दत्तिल जो है उन्होंने 3 ही मानी। संगीत रत्नाकर में भी कितनी मानी है, 3 ही मानी। कौन कौन सी, समा, स्त्रोतगता और गोपुच्छा। बाद में
जाके क्या है, दो आपकी बनी है, दो जो है यति है मृदंगा और पिपलिका, ये आपकी बाद में जुड़ी है, ठीक है, बाद में ऐड हुई। क्लियर। चलिए, प्राचीन काल की प्रमुख कौन कौन सी है? सम, स्त्रोतगता, वो पूछा। बाद में जो कालांतर में जुड़ी है, मृदंगा और पिपीलिका। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं भाई क्या होता है। पहली है आपकी समा। समा का मतलब है सेम से भाई, आरंभ में भी गीत स्वरूप या जब आरंभ में, मध्य में और अंत में लय अगर समान रखी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समा। नाम से ही है समा। आरंभ में, मध्य में, अंत में, गीत आरंभ किया, गीत के मध्य में, गीत के एंड में जब समाप्त किया, तीनों ही टाइम पे अगर सेम आपकी लय है तो क्या बोलेंगे? समायति बोलेंगे। क्लियर। आसान है, नाम से ही पता चलता है। स्रोतगता में क्या होता है? स्रोतगता में बढ़ती हुई होती है, जैसा नॉर्मली हम राग गाते हैं। चलिए, नॉर्मली राग गाते हैं, गाना गाते हैं तो क्या करते हैं? आलाप वगैरह, तान वगैरह गाते हैं तो पहले विलंबित लय होती है, फिर मध्य लय होती है, लास्ट में तान गाते हैं तो द्रुत लय हो जाती है। भाई शुरू में आलाप गाते हैं बिना ताल के, विलंबित लय में गाते हैं, आराम आराम से स्टार्ट करते हैं, बंदिश आपकी मध्य लय में होती है, फिर तान में आपकी द्रुत लय में होती है। यही प्रक्रिया होती है, लय के यही होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्त्रोतगता। स्त्रोतगता, नाम कैसे पड़ा? स्त्रोत की गति। स्त्रोत मतलब पानी का स्त्रोत, नदी। नदी जिस प्रकार से बहती है, नदी आपकी पहाड़ों से नदी निकलती है, ये पहाड़ है, पहाड़ों से जब नदी नीचे बहती है तो जब वो पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? विलंबित होती है। विलंबित होती है। जब वो गिरती है नीचे आके, पानी इकट्ठा होता है तो वो आपकी क्या होती है? मध्य गति होती है। तो लास्ट में जब वो जमीन पर आती है, जब वो नदी का रूप ले लेती है तो लास्ट में क्या होता है? गति आपकी क्या हो जाती है? द्रुत गति होती है। स्रोत गति, स्रोत की गति के समान मतलब नदी की गति के समान। भाई पहाड़ पे है, विलंबित गति में पानी है, बीच में इकट्ठा हो रहा, मध्य गति में, लास्ट में जब जमीन पे आता है तो स्पीड में बहते हैं, नदी के रूप में जब वो बनता है तो क्या होता है? आपका द्रुत गति होती है। समझ में आए? स्रोत गता इसलिए नाम पड़ा है। चलिए, तीसरी है आपकी गोपुच्छा। गोपुच्छा डायरेक्ट इसका उल्टा होता है, स्रोत गता का डायरेक्ट उल्टा कर दो गोपुच्छा। ठीक है। इसमें क्या होता है? आरंभ में द्रुत, मध्य में मध्य, लास्ट में विलंब। मतलब नॉर्मली जो स्रोत गता होता है उसका उल्टा। स्रोत गता में लास्ट में द्रुत होता था, बीच में मध्य, शुरू में विलंबित। इसका उल्टा कर दिया, शुरू में हो गया द्रुत, बीच में मध्य, लास्ट में विलंबित। गोपुच्छा। नाम कैसे पड़ा? गोपुच्छा। गोपुच्छा मतलब गाय की पूंछ के समान। गाय की पूंछ कैसे होती है? गाय की पूंछ ऐसे होती है, ट्रायंगल टाइप में होती है भाई, ऊपर से चौड़ी होती है, तो नीचे जाते जाते गीली हो जाती है, पतली हो जाती है, लास्ट में क्या होता है? बिल्कुल छोटी हो जाती है। लास्ट में जो बाल होते हैं, जो पूंछ पे के बाल होते हैं, लास्ट में छोटी हो जाती है, तो गाय के पूंछ के समान। अब गाय के पूंछ का लॉजिक कैसे लिया है कि भाई गाय जब पूंछ मारती है, या कोई भी जानवर पूंछ मारता है, उसके यहाँ पर जो गति होती है, जहां से वो स्टार्ट करता है, जहां से मतलब यहाँ से, ये पूंछ है, यहाँ से बल स्टार्ट करेगा, यहाँ पर फोर्स सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पे जाते जाते फोर्स सबसे कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है? लय क्या होती है? द्रुत होती है। बीच में क्या होता है? फोर्स मध्य होता है। और लास्ट तक, जो बिल्कुल लास्ट में जाते जाते क्या हो जाता है? आपका फोर्स विलंबित हो जाता है, विलंबित हो जाता है। ठीक है। तो गो पुच्छा को कैसे याद रखो? गाय की पूंछ के समान। ये मैं अपने अपने मन से नाम नहीं बना रहा हूँ, गो पुच्छा एक्चुअली में ऐसा ही लिखा गया है। इसका नाम कहां से आया था? गाय की पूंछ को देख के आया था। चलिए, तो गो पुच्छा में क्या होता है? शुरू में द्रुत, बीच में मध्य, लास्ट में आपका विलंबित होता है। बिल्कुल पूंछ के बालों के वहां पे जाके क्या हो जाता है? गति विलंबित, फोर्स क्या हो जाता है? विलंबित हो जाता है। क्लियर। ये तीन जो थी प्राचीन काल में थी भैया, तो इक्वली चलो, या बढ़ती हुई लय में चलो, या घटती हुई लय में चलो, ऐसे भी याद रख सकते हो। प्राचीन काल में सिंपल थी भाई, या तो पूरे गीत में एक समान लय रखो, इक्वली लय रखो, या फिर उसको आराम आराम से बढ़ा लो, पहले विलंबित, फिर मध्य, फिर द्रुत, या तो ऐसे कर लो बढ़ाते जाओ, या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आओ कि भाई पहले स्पीड में गाएंगे, फिर और एंड उसका करेंगे वो मध्य विलंबित लय में कर देंगे। तीन ही प्रकार की होती थी। जो भाई उसके साथ छेड़खानी हुई वो हुई बाद में जाके। अब बाद में बनी है मृदंगा और पिपीलिका। मृदंगा और पिपीलिका में क्या है? मृदंगा को याद रखने की ट्रिक उसके नाम में ही है, मृदंगा। ये है दो, उसके शुरू के लेटर क्या है? म और द। म और द है तो म मतलब शुरू में होगा मध्य और लास्ट में होगा द्रुत, बीच में लिख दो विलंबित।
विलंबित। मृदंगा के नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, वो उसका नाम ही बता रहा है, शुरू में मध्य, बाद में दूर, बीच में आएगा आपका विलंबित। क्लियर? ये हो जाएगी मृदंगा। सिंपल है, याद भी होगी नाम से ही। लास्ट है आपकी पीपीलिका। पीपीलिका में क्या करना है भाई, पीपीलिका में मध्य से ही स्टार्ट होती है, बस द्रुत और विलंबित को आगे पीछे कर दो, द्रुत विलंबित को आगे पीछे कर दो। इसमें शुरू में मध्य होती है, बीच में द्रुत होती है, लास्ट में विलंबित होती है, बस। ये है आपकी 5 प्रकार की यति। समायति है इक्वली, स्त्रोतगता बढ़ते हुए जाएगी, ठीक है, नदी के स्रोत के समान, पहले विलंबित, मध्य, द्रुत। गोपुच्छा गाय की पूंछ के समान, पहले द्रुत, फिर बीच में मध्य और लास्ट में आपका विलंबित। मृदंगा नाम से स्पष्ट हो रहा है, शुरू में मध्य, लास्ट में द्रुत, बीच में रख दो आपकी विलंबित। पिपीलिका में मध्य वही रहेगा, द्रुत और विलंबित का अदला बदली कर दो, मध्य स्टार्ट है, पहले द्रुत आ जाएगा, लास्ट में विलंबित चली जाएगी, तो क्या बनेगी पिपीलिका। ये आपकी 5 प्रकार की यति है और यही पूछी जाती है ज्यादातर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई लय दे दी जाती है कि शुरू में मध्य, बीच में विलंबित और लास्ट में अगर द्रुत होगा, अंत में द्रुत होगा, तो कौन सी यति बनेगी, तो आप देख के बता देना कौन सी यति। क्लियर है? चलिए, अब इसमें क्योंकि हमारे कालांतर में जो है विद्वान थोड़े से ज्यादा हो गए थे, तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते गए। पहले पीपीलिका के 2-3 प्रकार बताए। ये पहला प्रकार था पीपीलिका का कि भाई शुरू में मध्य, फिर द्रुत, फिर विलंबित। दूसरा प्रकार क्या है, आरंभ और अंत में मध्य, बीच में द्रुत रखा जाएगा, तो दूसरी पीपीलिका। याद कैसे रखोगे, दूसरी 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 में क्या है, द है, और बीच में ही क्या है, द्रुत है, ठीक है, याद रह जाएगा। दूसरी पीपीलिका द, द आया, द मतलब द्रुत, मतलब बीच में क्या आएगा, शुरू में और लास्ट में मध्य, बीच में आएगा विलंबित, द्रुत, सॉरी द, ठीक है। तीसरी पिपीलिका में क्या है, शुरू और अंत में मध्य, सॉरी शुरू और अंत में विलंबित, बीच में आएगा मध्य, मतलब शुरू में विलंबित, लास्ट में भी विलंबित, बीच में आएगा मध्य, ये आपका क्या बन जाएगा, तीसरी पिपीलिका। क्लियर? क्लियर भाई, 3 प्रकार की पिपीलिका उन्होंने बताई। चलिए, ठीक है। तो जो मृदंगा और पिपीलिका है ये कालांतर में जुड़ी हैं, और उनका वर्णन सबसे पहले काम कहाँ था भाई, उन 3 यति जो पुरानी थी उनका तो बता दिया, दतिल ने दिया था वर्णन, शारंग देव जी ने भी वर्णन किया था। तो ये जो बाद में जुड़ी है मृदंगा पिपीलिका, इनका वर्णन मिला है रस कौमुदी में। तो रस कौमुदी के राइटर कौन है, रस कौमुदी के राइटर है श्रीकंठ, श्रीकंठ, लिख लेना, ठीक है। तो वास्तव में तो ये जो मृदंगा और पिपीलिका है ये कोई नई यतियां नहीं है। इनको एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, स्त्रोतगता के बाद गोगुच्छा को जोड़ने पर पिपीलिका बन गई। पहले स्त्रोतगता रख दी, फिर गोपुच्छा रख दी, दोनों को जोड़ दिया, पिपीलिका बन गई। पहले गोपुच्छा रख दी, बाद में स्त्रोतगता रख दी, तो क्या बन गई, मृदंगा बन गई। क्लियर? क्लियर? याद रखने की ट्रिक ऐसे ही रख लो भाई, गोपुच्छा मृदंगा की याद रख लो। मृदंगा में क्या है, शुरू के 2 अक्षर से क्या याद रखा था, मध्य और द्रुत, ठीक है, ये इसकी लय है। लास्ट वाला गा है, गा से याद रख लो, गा मतलब पहले गोपुच्छा आएगा, उसके बाद स्त्रोतगता आएगा, तो मृदंगा बनेगा। पहले स्त्रोतगता आएगा, इसका उल्टा कर दोगे, बाद में क्या है, गोपुच्छा आएगा, तो बन जाएगा आपकी पिपीलिका बन जाएगी। ठीक है, ट्रिक से याद कर लो, जो मुश्किल चीज है सारी ट्रिक से याद कर लो। लास्ट है आपका प्रस्तार। प्रस्तार क्या होता है, विस्तार करने को बोलते हैं, ताल के बोलों या मात्राओं को विभिन्न विभिन्न संभावित गणितीय संयोजन से विस्तार करना। ठीक है, मात्राओं को, बोलों को कितना आप विस्तार कर सकते हो आपकी कलाकारी के ऊपर है, जितना ज्यादा विस्तार करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, प्रस्तार बोलते हैं। गायन वादन अथवा ताल आदि का विस्तार करने की रीति को क्या बोलते हैं, प्रस्तार बोलते हैं। तालों के जो लघु गुरु आदि अंगों को 2 या 4 भागों में विभाजित करके उन्हें भिन्न भिन्न भेद बनाना क्या कहते हैं। जिस तरह आपके अलंकारों में खंड मेरु होते हैं ना, उस प्रकार का जब प्रस्तार करते हैं तो क्या बोलते हैं इनको, विस्तार जिस उस प्रकार से करते हैं तो प्रस्तार बोलते हैं। क्लियर? तो ये है आपके 10 ताल के 10 प्राण। आई होप सारे समझ में आ गए होंगे, इजी तरीके से समझाया हुआ है। सिंपली सिंपली देखो तो क्या होता है भाई, काल के 10 प्राण, काल समय से रिलेटेड होता है, ठीक है, मार्ग उसकी लंबाई से रिलेटेड होता है, क्रिया
ताल को दिखाने की क्रिया होती है कि भाई अगर उसकी मात्राएं हाथ बजाकर आवाज करके गिन रहे हो तो सशब्द क्रिया, चुपचाप गिन रहे हो तो निशब्द क्रिया। अंग क्या होते हैं? ताल के भाग होते हैं, 6 होते हैं: अणु, द्रुत, द्रुत, लघु, रूप, प्लुत और कातक। ग्रह होते हैं जिससे स्टार्ट होती है, ठीक है, आरंभ बिंदु जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो पानी बोलते थे पुराने प्राचीन काल में 3 पानी थे, ठीक है, कालांतर में जाते जाते 4 ग्रह हो गए, ठीक है। सम, अतीत, अनागत और विषम। जाति आपकी 5 जातियां होती हैं, ठीक है। कला है वो काल की जो ऐसा यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। लय आपकी 3 प्रकार की होती है। लय के साथ जब आप खेलते हैं, उनको अलग अलग शेप, उनके पैटर्न बनाते हैं तो उसको यति बोलते हैं। और विस्तार करने को, ताल का विस्तार करने को क्या बोलते हैं? प्रस्तार बोलते हैं। ये थे आपके ताल के 10 प्राण, ठीक है। आई होप समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। नया बैच हमारा सितंबर में आ रहा है, ठीक है, दिसंबर वाले पेपर के लिए। सेकंड बैच है, सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। तो जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है, कुछ भी क्वारी है, कुछ भी आपको इंक्वायरी चाहिए, वो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लो। हम बहुत करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर के, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर करवा दो कैसे भी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी आपके म्यूजिक के दोस्त हैं उनके साथ चैनल को शेयर करो, ठीक है। और बाकी जो आपके डाउट हैं, जो आपके टॉपिक हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको उन्हीं टॉपिक को अच्छे से हम समझाएंगे और आपको यहाँ पे समझ यूट्यूब। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।